हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्यूटी साइडी कोचिंग सेंटर अगेन। और ड्यूटी साइडी आपके लिए लाया है बच्चों लंच बैच बीटेक गेम, ठीक है आपके लिए। और मैं इंजीनियर इमरान खान, बीटेक एमटेक फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और बच्चों हमारी दो क्लासेस थी। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। हमारी दो क्लासेस थी, ठीक है ना, जिसमें मैंने आपको फिजिकल केमिस्ट्री में स्टार्टिंग किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा नेटवर्क इशू था, आप लोगों को बड़ी दिक्कतें हुई थी। तो वो ग्लिच होने की वजह से वो हमारा चैप्टर मतलब वो हो जाता है। फिर बच्चों का एक डिमांड आया कि सर ऐसा करिए कि सर पहले इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद फिजिकल। तो मैंने कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि सर इनऑर्गेनिक में हम लोग जो है स्कोरिंग अच्छे से कर लेते हैं। तो कुल मिला के बात सही भी है सर कि इनऑर्गेनिक में बच्चों क्या है, हम क्वेश्चन को यदि हमें आता है तो हम कर लेते हैं, ठीक है ना। फिजिकल में थोड़ा सा हमें न्यूमेरिकल टाइम प्रॉब्लम होती है। तो न्यूमेरिकल में बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसको न्यूमेरिकल में दिक्कत होती है। और बच्चों बीटेक एक ऐसा एंट्रेंस है, ठीक है ना, जिसमें आप एक सब्जेक्ट, मैं इसलिए बोल रहा हूँ जो बिल्कुल नीचे वाला लेवल का है, ठीक है ना, एक सब्जेक्ट फुल अच्छा कर लीजिए और बाकी थोड़ा थोड़ा अच्छा कर लीजिए, तो बेटा आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। बहुत सारे इंटरनल बच्चे होते थे ऐसे कि परेशान रहते थे, सर हमें कैलकुलेशन नहीं आती है, हमारा ये अच्छा नहीं है, ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, कैसे होगा। मैंने कि तू मेरे कहने से खाली केमिस्ट्री कर ले, जा तेरा 100% सिलेक्शन होगा। बच्चों ईमानदारी से उसका सिलेक्शन हुआ। तो बस कुल मिला के बच्चों बीटेक का मतलब ये नहीं है कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना है, ठीक है ना। बीटेक का मतलब ये है कि सर 50% से भी कम और भी कम, ठीक है ना। मैं अभी फुल फुल खोल के नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर बता रहा हूँ बच्चों, उस बच्चे के जो इतना मतलब परेशान था, उसका 29 मार्क्स करीब आए थे, इंटरनल था, और बच्चों उसका सिलेक्शन हो गया। तो कुल मिला के ये है कि वो परेशान होने के बावजूद भी उसने अपना एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा कर लिया था, केमिस्ट्री, और उसके बाद बच्चों उसी बेस पर उसने सिलेक्शन निकाल लिया। और वो सब्जेक्ट जो उसका अच्छा हुआ था, वो सर उसमें भी केमिस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा यदि स्कोर मार के आया था, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मार के आया था, ठीक है ना। सबसे ज्यादा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पे, उसके बाद ये। तो कुल मिला के ये वाली बात बच्चों बिल्कुल सही है कि सबसे ज्यादा जो हमारा केमिस्ट्री में जो स्कोरिंग टॉपिक और जो हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है बच्चों, वो हमारी इनऑर्गेनिक है। और हमारी सर उसके बाद हमारा फिजिकल आता है, ठीक है। फिजिकल मैंने आपको बताया, फिजिकल में इतना है, यदि आप फिजिक्स कर सकते हैं, यदि आप मैथ कर सकते हैं, तो आपका बच्चों वो फेवरेट चैप्टर होगा, मतलब फेवरेट बच्चों आपका वो पार्ट होगा फिजिकल केमिस्ट्री। तो ठीक है सर, कोई बात नहीं, हमें तो नंबर बढ़ाना है। और ये बात बिल्कुल सही है बच्चों, और आज से मैं आपको दिखाऊंगा कि केमिस्ट्री मतलब सर कैसे पढ़नी चाहिए और कैसे। और सर एक बात क्लियर याद रखना कि हमें तो मार्क्स बढ़ाना है, बस हमें कुछ नहीं करना सर, हमें नंबर बढ़ाना है, नंबर। और बच्चों नंबर बढ़ाने के लिए बस मैं आपके लिए आया हूं बेटा, आपका प्यारा सा छोटा सा आपका टीचर। तो बच्चों आज मैं स्टार्ट करता हूं एक नए चैप्टर के साथ, क्योंकि सर फिर मैं वो चीज को मैं इग्नोर कर देता हूं। और वो है हमारा सर पूरे केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्कोरिंग पूछे जाने वाला चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग सर पूरे जितने भी आपके केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बच्चों पूछे जाने वाला आपका ये चैप्टर है। और बच्चों अभी तक मैंने आपको दिखाया था ना कि एक सेकेंड ये कि सर फिजिकल में हमारा यदि कोई भी स्कोरिंग चैप्टर आया था, वो मैक्सिमम 2 मार्क्स का था, उसको हमने इसको स्कोरिंग बोला। और सर ये हमारा एक ऐसा चैप्टर है जो 4 मार्क्स का आया सर। तो एक बात क्लियर कट कर लेना कि केमिस्ट्री में पता नहीं सर यहाँ के जो प्रोफेसर हैं, उनको जो 3-4 चैप्टर है इतने मतलब उनको इतने फेवरेट चैप्टर है बच्चों कि यदि उनका बस चले तो वो 33 के 33 क्वेश्चन जो है वो आपके इन 3 चैप्टर से डाल दिया जाए। आप देखिए, जाके चेक करिए। एक मैं आपको नाम बताता हूँ, केमिकल बॉन्डिंग। दूसरा सर एक आपका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पता नहीं सर, पता नहीं क्या है कि बच्चों यहां पर इन प्रोफेसरों को ये फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है ना, फेवरेट बच्चों टॉपिक है। और तीसरा है बच्चों डी एंड एफ ब्लॉक।
और उसके बाद थोड़ा सा है पी ब्लॉक, थोड़ा सा मतलब बहुत कम। लेकिन सबसे ज्यादा सर यदि मैं आपसे पूरी केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, पूरी केमिस्ट्री की विद गारंटी के साथ, सबसे ज्यादा यदि आपको कोई स्कोरिंग चैप्टर मिलेगा तो बच्चों ये आपको 3 चैप्टर मिलेंगे। एक आपका केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। और सर यदि मैं आपको बात करूं, जब क्योंकि इस साल से ही हमारा पेपर जो है 33 मार्क्स की केमिस्ट्री आई है। इससे पहले हमारा जो सर पेपर हुआ करता था वो 150 मार्क्स का हुआ करता था, और उसमें बच्चों 50 मार्क्स की हमारी केमिस्ट्री आया करती थी। और 50 में से बच्चों मैं आपको बड़े ईमानदारी से बता रहा हूं 8 से 9 क्वेश्चन इस चैप्टर से हुआ करते थे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डी एंड एफ ब्लॉक। और आज भी बच्चों, इस साल भी बच्चों ये जो चैप्टर है इससे ही बच्चों इन्होंने उसके बावजूद भी नंबर जरूर कम किए, लेकिन सर 4 से 5 क्वेश्चन इसी दोनों चैप्टर से पूछे। तो कुल मिला के समझ रहे ना आप बात को सर, कि जब पेपर हमारा 50 से 33 पे आया तो सबका वेटेज कम होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इस चैप्टर के वेटेज को कम नहीं किया। और सर देखिए 4-4 मार्क्स के इन्होंने क्वेश्चनों को पूछा गया। तो कुल मिला के हम बात करेंगे बेटा पहले, सबसे पहले इन्हीं चैप्टरों के साथ, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगा, और उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ाऊंगा। और सर उसके बाद बच्चों आप देखेंगे सर कि सर हमारा तो 50% तो इसी से बन रहा है। ये बात बिल्कुल सच है बच्चों, ये बात बिल्कुल सच है कि सर सबसे ज़्यादा यदि आपके पूरी केमिस्ट्री के अंदर यदि कोई आपको स्कोरिंग पार्ट्स, कोई आपको इजी पार्ट दिखाई देगा तो बच्चों ये गारंटी से आज से मैं आपको बता रहा हूं कि वो आपको इनऑर्गेनिक दिखाई देगा। इसके बाद मैं आपको ये भी बता रहा हूं बच्चों, मैं फिजिकल भी पढ़ाऊंगा, बीच बीच में 1-2 मिनट आपको चैप्टर लेके आऊंगा फिजिकल के, जिससे मैं इनऑर्गेनिक फिजिकल हमारा बच्चों कभी एक पार्ट थोड़ा सा याद करने वाला इंटरेस्टिंग हो जाएगा, तो एक पार्ट फॉर्मूला, मतलब एक उस बच्चे के लिए भी हो जाएगा जिसको सर फॉर्मूला याद करने मतलब मैथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसके लिए सर इनऑर्गेनिक काम में आएंगे। और सर एक वो बच्चे के लिए भी हो जाएगा, तो सर हमारे दोनों बच्चे होंगे। और मैं बड़े सर उससे बता रहा हूँ कि यदि आपने केमिस्ट्री को अच्छे से कर लिया, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे आप सिलेक्शन लिस्ट में। मैं आपसे ये नहीं कह रहा सर आप टॉप कर लेंगे, नहीं सर, अभी हमारा इस कंडीशन पे, जिस मंथ पर हम खड़े हुए हैं, बस अभी हमारा सर बस हम यही काम कर सकते हैं कि हम सिलेक्शन ले सकते हैं। सर मैं टॉप नहीं करवा सकता बच्चों, मैं आपको सीधे हाथ खड़ा करके बता सकता हूं कि मैं आपको टॉप नहीं करवा सकता हूं, लेकिन मैं आपको बच्चों सिलेक्शन जरूर दिलवा सकता हूं इस केमिस्ट्री की बदौलत। टॉप नहीं करा सकता हूं मैं, ठीक है ना। इस मंथ पर बच्चों जो आपका मंथ जनवरी चल रहा है और आपके 3 महीने वाला होने वाला आपका एग्जाम है, हाँ उसके लिए बच्चों आपको ये कि पहले से पढ़े हुए वो बात अलग है। मैं उन बच्चों के लिए आया हुआ हूं सर जिनको ओनली सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। टॉप के लिए बच्चों, टॉप के लिए हमारा रेगुलर बैच होते हैं, उसमें हम अच्छे से अपना करते रहते हैं। लेकिन ये बात आपको मैं फिर बता रहा हूं कि यदि बच्चों आपको सिलेक्शन लेना है तो भैया इमरान सर के साथ चलना होगा और हमें नंबर उड़ाना होगा। हमें कोई मतलब नहीं कि सर वो फिजिकल से है, इनऑर्गेनिक से है, ऑर्गेनिक से या फिजिक्स से है, हमें मतलब है बच्चों कि नंबर बढ़ना चाहिए कहीं से। इमरान सर ने आज यदि फिजिक्स का कोई टॉपिक पढ़वा दिया थर्मोडायनेमिक्स, तो सर नंबर बढ़ गया, नंबर बढ़ेगा। तो बच्चों यही हमारा कंसेप्ट होगा कि हम नंबर को बढ़ाएंगे, ठीक है बेटा। तो मैं बात करता हूँ कि इस चैप्टर में एक्चुअल में पढ़ना क्या है। और सर इतना आसान चैप्टर है बच्चों, रियलिटी मानना इतना आसान है, बस आपको बेसिक केमिस्ट्री थोड़ी सी आना चाहिए और हम सीधा सीधा उड़ा देंगे। पहली बात यह है कि हर बच्चे को यदि केमिस्ट्री सीखनी है, हर बच्चे को यदि केमिस्ट्री सीखनी है तो आपको 1 से 20 एलिमेंट विद इन बच्चों वीक में याद ही करना है। सर वीक तो बहुत दे दिया, हम तो अभी याद है बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर बच्चों को 1 से 20 एलिमेंट याद रखना है। उसके बाद बच्चों आपको 1 से लेके 1, 2, 13 to 18 आपको ग्रुप याद करना है, ठीक है ना। और ग्रुप जो बच्चों अब मैं आपको अभी बीच में जब मौका मिलेगा तो लिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में आपको लिखाऊंगा, लेकिन अभी जो है मैं आपको गाने से भी याद करवा सकता हूं, ठीक है ना। तो बच्चों कुल मिला के इसमें 8 ग्रुप है, 8 ग्रुप, ये हर बच्चे को याद होना चाहिए, हर बच्चे को याद होना चाहिए। और इतना आप वादा करेंगे तो मैं भी आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं आपको केमिस्ट्री सिखा सकता हूँ, ठीक है, मैं सिखा दूंगा बच्चों केमिस्ट्री आपको, ठीक है ना। अब बात ये आती है सर ये 1 से लेके 20 एलिमेंट हम याद कर लेंगे तो सर हम क्या केमिस्ट्री, हाँ बच्चों आप इनऑर्गेनिक में फंसोगे नहीं, और लेकिन 1 से 20 तक एलिमेंट याद करना ऐसे करना है कि हमें सब कुछ पता हो। क्या सब कुछ सर? हमें उसका एटॉमिक नंबर पता हो, ठीक है, एटॉमिक मास पता हो, सब कुछ पता हो। अब बात आती है सर हमें एटॉमिक मास तो पता नहीं है, तो इसके लिए मैं हूं। देखिए भाई सिलेक्शन तो आपको चाहिए, बिल्कुल सर
सिलेक्शन, क्योंकि सर आप तो ले चुके हैं, है ना। तो सर इस हालत में अभी हमारा है बच्चों सिलेक्शन हमें चाहिए, और उसके लिए काम आप ही करेंगे, आप बस हमारी हेल्प करेंगे, जो आप कहेंगे हम वो करेंगे। और यदि आपने ये वाली बात डिसाइड कर ली बच्चों, ईमानदारी से फिर बता रहा हूँ, इतने सालों से सिलेक्शन देते आ रहा हूँ, तो आपको भी देंगे, ठीक है। तो बच्चों बात ये आती है कि यदि आपका एटॉमिक नंबर आपने 20 तक याद कर लिए, बहुत बच्चों छोटी बातें बोला, क्योंकि मैं बड़ी बातें करना ही नहीं है, मुझे यहाँ पर बच्चों सिलेक्शन दिलाना है, कोई टॉप नहीं कराना, पहली बात है। और टॉप टीचर टॉप कराने कह रहे होंगे, मैं आपको सिलेक्शन दिलाऊंगा, और बच्चों इनऑर्गेनिक और आपका फिजिकल में मैक्सिमम मार्क्स दिलाऊंगा, ठीक है ना। हो सकता है यदि बाकी आपने फिजिक्स मैथ और जो भी कर लिया तो फिर तो आप टॉप भी कर जाओगे, मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो यदि आपका एटॉमिक नंबर इवन है, ठीक है, और यदि इवन नहीं होगा तो क्या होगा, ऑड होगा, और आपको एटॉमिक मास निकालना है, यदि याद करना है, आज तक आपको याद नहीं हुआ तो ये याद रखना बच्चों, ये ट्रिक, ये जुगाड़ बहुत काम का है। यदि आपका एटॉमिक नंबर इवन है तो आपको सीधे कुछ नहीं करना, डबल करना है, डबल करना है, और यदि ऑड है तो डबल प्लस 1 करना है। और ये बच्चों एक जुगाड़ है, जुगाड़, और जुगाड़ बच्चों कभी भी हमारी फेल हो सकती है, ठीक है। जुगाड़ हमारी बच्चों कभी भी फेल हो सकती है, लेकिन सर ये जुगाड़ हमारा इतना काम कर जाएगी, ये जुगाड़ बच्चों हमारा इतना काम कर जाएगी कि हमें 1 से लेके मतलब 15 एलिमेंट तो हमें याद हो जाएंगे, 20 में से 5 एलिमेंट। कैसा, इसके बाद एलिमेंट याद नहीं करना बच्चों, बस 21 से 30 तक और याद करेंगे, लेकिन वो अभी कोई ज़रूरत नहीं है, वो अभी कोई ज़रूरत नहीं है, हम याद कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, लास्ट टिल एंड तक हम 1 से लेके 30 तक एलिमेंट बच्चों को याद करा देते हैं। और अभी बच्चों जो आपको काम है वो ओनली 20 एलिमेंट तक है, उसका हमें सब कुछ पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब कुछ पता होना चाहिए। तो पहला हमारा टारगेट है एटॉमिक नंबर पर। तो यदि एटॉमिक नंबर इवन है तो डबल करेंगे, और ऑड है बच्चों तो डबल प्लस 1 करेंगे, एक्सेप्ट। तो ये तो हो गया सर जुगाड़। कुछ एलिमेंट आपको याद करना पड़ेंगे, जैसे मैं आपसे कहूँ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन सर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा कि केमिस्ट्री पढ़ भी ले, सीख भी ले, और उसको हाइड्रोजन का नंबर और मास नहीं पता हो। तो हाइड्रोजन का नंबर भी 1 होता है और मास भी 1 होता है। इसके बाद बच्चों है आपका बेरिलियम, बेरिलियम 4 का बच्चों इवन है तो इवन में डबल लगाएंगे, लेकिन 8 होता, लेकिन सर 8 नहीं होगा, 9। ये बच्चों 5 आपको अलग से याद करना है, नाइट्रोजन, तो ठीक है ससर। और टीचर का बच्चों रोल ईमानदारी से बताऊँ ना, यही होता है, ठीक है ना, कि कुछ आप करिए और कुछ मैं करूँगा। अभी मैं आपको यहाँ पर 75% ठीक है मैं करा रहा हूँ, 25% आपको मेहनत करनी है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि कुछ मेहनत आपको ज़्यादा करनी है, टीचर को कम करनी होगी, लेकिन सर ये वाली बात ज़्यादा है कि आपको ज़्यादा करनी है, सिलेक्शन आपको लेना है। इसके बाद बच्चों आता है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 17 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 34, लेकिन ऑड है 35, लेकिन 35 नहीं होता, 35.5 होता है। और इसके बाद है आर्गन, आर्गन का नंबर होता है 18 और मास हो जाएगा 40। तो बच्चों ये आपके अलग। इसके अलावा जिंदगी में जो भी आएगा इवन और ऑड करना है। यदि आपका एटॉमिक नंबर इवन है तो डबल करेंगे, ऑड है तो डबल प्लस 1 करेंगे। जैसे मैं आपको 1-2 बता दूं कि सर काम कैसे करेगा, ऐसे करेगा जैसे सोडियम, और ये बच्चों आपको याद होना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। सर इसको बच्चों हम याद करेंगे, मतलब आप याद करेंगे, ये आपने जिम्मेदारी ली है, हर बच्चे ने जिम्मेदारी ली है बच्चों। तो सर यदि आपका एटॉमिक नंबर 11 है और बच्चों मैं इतना और इससे नीचे नहीं, स्टैंडर्ड, ठीक है ना, मैं इतना स्टैंडर्ड नीचे से आपको लेके जाऊंगा ऊपर तक, ठीक है ना। ये आपको बच्चों रियल टीचरों में मिलेगा, ठीक है, कुछ ही में मिलेगा, वो फील करते होंगे मेरे जैसे टीचर को, क्योंकि मैं भी सर फील करा हुआ हूँ इस चीज़ का, और इसी फीलिंग से मैं आपको पढ़ा मतलब फील कर पाता हूँ और समझ पाता हूँ कि हाँ मैं कैसे फेस करता था। क्योंकि जब तक बेसिक जो चीज़ें हैं, हो सकता है कि यहाँ पे खड़ा हुआ एक बहुत बड़ा टीचर नामी ग्रामी और जो बच्चों को पढ़ा रहा है वो ये पसंद नहीं करेगा बताना, बिल्कुल नहीं करेगा पसंद, गारंटी से बता रहा हूँ। लेकिन बच्चों यदि आप हक और ईमान से बताइए, यदि आपको ये आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो क्या इसके बिना में हम आगे की केमिस्ट्री कैसे, इम्पॉसिबल। और सर ये काम नहीं हो पाएगा तो फिर क्या 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 फ़ायदा मेरे ऐसे पढ़ाने का कि सर मैंने ये जो बेसिक है ज़िंदगी में, मतलब हर लफ्ज़ में इसको यूज़ करूँगा, वो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, वो टीचर ही है। तो बच्चों बस इतने ही मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करूँगा और मैं आपको वादा कर रहा हूँ बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे और सर आपका सिलेक्शन पक्का होगा। यदि आपका एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब ऑड है, तो ऑड के लिए करना है डबल प्लस 1। 11 का डबल होता है 22, ऑड है तो 23। जैसे बच्चों आपका एटॉमिक नंबर
लास्ट एलिमेंट 20 जो याद करना है, ये इवन है, इवन इज ए, बच्चों बताइए इवन में क्या करना है, डबल करना है, तो हो जाएगा 40। कोई भी एलिमेंट उठाइए, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन का नंबर होता है 9, 9 इज ऑड, ऑड में करना है डबल प्लस 1, तो डबल हो गया 18 प्लस 1 19। तो सर 15 एलिमेंट तो आपको यहाँ से निकालेंगे, 5 हम धीरे धीरे याद कर लेंगे और बहुत सारे बच्चों को याद होगा, लेकिन बच्चों इस चीज़ को हम सीरियस लेंगे, बहुत जगह हमारा काम में आएगा। इसके बाद हमें 3 चीज़ें, जिसमें एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो मैं चल ही नहीं सकता हूँ, चला ही नहीं सकता हूँ मैं आपको, वो है हमारा इलेक्ट्रॉन निकालना, ये वाला, ठीक है। लेकिन सर अब इलेक्ट्रॉन आ गया तो बाकी भी बात करें कि एटम के अंदर हमारे 3 पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का फॉर्मूला होता है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है एटॉमिक नंबर। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बच्चों फॉर्मूला हमारा सेम होता है, यही बोलना, लेकिन जब तक चार्ज ना आए, लेकिन चार्ज आ जाएगा तो प्लस माइनस करना है। इसके बाद न्यूटन का फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास, लेकिन करेक्ट जो है बच्चों वो मास नंबर, लेकिन करेक्ट ये भी है, इससे काम चलेगा पूरा पूरा, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। क्या सर इस पे क्वेश्चन आते हैं बच्चों? आते हैं, ठीक है ना, आते हैं, मैं आपको लेके आऊँगा किसी दिन, ठीक है। आज मैं इस पे क्वेश्चन लेके नहीं दिखाया, बस मैं आपको आज बेसिक क्लियर करा रहा हूँ कि किसी भी हाल में बच्चों इन चीज़ को इग्नोर मत करना कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रॉन बहुत ही छोटे छोटे हैं, आसानी से आप बता भी सकते हैं और ज़िंदगी में आप निकाल भी लेंगे। जैसे मैं आपसे बात करूं सोडियम की, सोडियम का पास कितना एटॉमिक नंबर होता है? 11। यदि 11 बच्चों एटॉमिक नंबर है तो बताइए मास कितना होगा? 23। देखना इंपॉर्टेंस कितनी इंपॉर्टेंस है। यदि हमें मास नहीं पता होता तो हम यहाँ तक चल नहीं सकते, और यदि हमें ये नहीं पता होगा तो हम आगे नहीं चल पाएंगे। यही बच्चों केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में कुछ बड़ा बच्चों हाई फाई साइंस नहीं होती है, बहुत ही बेसिक साइंस होती है, बहुत छोटी छोटी, बस क्या है पॉइंट से पॉइंट मिला मिला के बच्चों लाइन बनती है, मतलब बूंद बूंद भर के घड़ा बढ़ता है। और सर आपने 1-2 बूंदें स्टार्टिंग में मिस करी ना, मसला खराब हो जाएगा, ये बता रहा हूँ मैं आपको, बस यही बात को आपको सीरियस लेना है, इसलिए मैं आपको इतना जोर दे रहा हूँ। हो सकता है कि आप कहेंगे सर ये तो हमें आता है कि इतना जोर मत दीजिए, लेकिन नहीं बच्चों, जो हमारे और बच्चे हैं, ठीक है ना, हमें हालत जानता हूँ, ठीक है, मैं तो उस कंडीशन से मतलब गुजरा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है हर सीट पे बैठा हुआ हर बच्चों को, या सब बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है ना, और सब बच्चों को 100% समझ में नहीं आता, किसी को 70%, किसी को 80%, किसी को बिल्कुल नहीं आ रहा, ऊपर से निकलता है, बच्चे परेशान होते हैं बड़े बड़े टीचरों से। तो बस यही है कि मैं उस चीज़ को समझ रहा हूँ कि बड़े बड़े टीचर से जो परेशान होते हैं, ठीक है ना, मैं अपने आप को बड़ा नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो इंसान अपने आप को बड़ा मान लेगा तो उसके अंदर घमंड आ जाएगा, घमंड आ गया तो वो बर्बाद हो जाएगा। तो मैं ज़िंदगी भर आज के बुढ़ापे पे भी मैं अपने आप को छोटे ही बोलूँगा। तो कुल मिला के बात यही है कि सर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का नंबर होता है एटॉमिक नंबर, और इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो प्रोटॉन हो जाएंगे 11। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है एटॉमिक नंबर प्लस माइनस चार्ज। बच्चों इस सोडियम के ऊपर कोई भी चार्ज अभी नहीं है, और एक बात रखना, यदि चार्ज प्लस आए तो आपको माइनस करना है, और माइनस आए तो आपको प्लस करना है, ये बात याद रखना। जब भी प्लस माइनस साइन में उल्टा करना है, प्लस आए माइनस, माइनस आए तो प्लस। यदि प्लस का चार्ज आ रहा है तो माइनस कर देना, वहां पर माइनस का आ रहा है तो प्लस कर देना। न्यूटन का फॉर्मूला होता है बच्चों एटॉमिक मास। आप बताइए बच्चों, यदि हमें आपका एटॉमिक मास नहीं पता होता तो क्या आज हम न्यूटन को निकाल सकते? नहीं निकाल सकते जिंदगी में। और सर इसमें से इसको मारेंगे तो आ जाएगा 12। तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसको धीरे धीरे बच्चों याद करेंगे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आज ही याद करिए, लेकिन आपको याद करना होगा, चाहे 1 महीने में याद करिए, चाहे वीक में याद करिए, लेकिन याद करना होगा, ठीक है ना। लेकिन बच्चों अब टाइम इतना है नहीं है कि आप इसको महीने में लेके जाएंगे, आपको मैं वीकली आपको हर चीज़ याद हो जानी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद बात करें बच्चों, जैसे मैंने आपसे कह दिया ऑक्सीजन 2-, तो ऑक्सीजन 2- में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो बच्चों बताइए प्रोटॉन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ये आपने वादा किया है, मैंने आपको बता दिया। जब भी एटॉमिक नंबर इवन होगा तो आपको क्या करना होगा? डबल करना होगा, तो ये हो जाएगा 16। अब बेटा बताइए प्रोटॉन का फॉर्मूला होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो ये हो जाएगा प्रोटॉन 8। इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है एटॉमिक नंबर, एटॉम नंबर 8 है, लेकिन सर इस बार आ रहा है चार्ज, और मैंने आपसे बोला यदि चार्ज आपका माइनस का आए तो आपको प्लस करना है, तो -2 लिखा है, आप यहाँ पर +2 करेंगे, कितना हो गया 10। यदि बच्चों यहाँ पे प्लस लिखा होता है तो माइनस, याद रखना जब भी माइनस चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन में अमीरी आती है। देखो 8 से 10 हो गए, ठीक है, 10 हो जाएंगे, और सर प्लस का आता है तो गरीबी आती है। एक बात मैं बोलता रहूँगा, याद होते रहेंगे। न्यूटन का फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर,
तो कितना आ गया बच्चों 8। तो सर ये हमारा ऑक्सीजन एटम है जिसके पास 8 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, चार्ज आ गया। और ये तो कुछ भी चार्ज आने से यदि किसी में गड़बड़ी आती है तो बच्चों वो इलेक्ट्रॉन की आती है, और इलेक्ट्रॉन में आएगी तो इलेक्ट्रॉन से रिलेटिव जितने भी लोग हैं उसके खानदान के सब में चेंजिंग आएगी, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कभी कुछ नहीं आता। और पूरी केमिस्ट्री यदि ईमानदारी से बनी है तो बच्चों वो आपके इलेक्ट्रॉन से बनी है। ये बात आपके दिमाग में याद रहनी है। चलिए बच्चों, तो इतना बेसिक है, बीच में बीसी बीसी आते रहेगा, आप लोग इसको अलग 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 किसी पॉइंट पे इंपोर्टेंस में जो एक मतलब लास्ट से 10 पॉइंट मतलब पेज ऐसे छोड़िए जिसमें आपको कुछ चीज़ें बेसिक आती नहीं है, और इंपोर्टेंस टीचर इतनी इंपोर्टेंट बताता है तो उसको आपको लिखना है, किसी भी हाल में धीरे धीरे याद करना है। जब वीकली या कभी कोई भी सपोज करिए कि अभी क्लास स्टार्ट होने वाली है तो आप उससे 10 मिनट पहले उसको खोल के देख लें कि हाँ टीचर जरूर यूज़ करेगा। 100% मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें ऐसा दिन नहीं जाएगा कि ऐसा मिनट नहीं जाएगी कि ये चीज़ें यूज़ ना हो, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना बच्चों। तो हमारा चैप्टर था केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग में बच्चों क्या होता है, हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सुनो मेरी बात, ठीक है। हमें बच्चों ज़्यादा लिखाना विखाने से हमारा मकसद नहीं है, और ना ही मैं इसको प्रमोट करता। बॉन्ड फॉर्मेशन कि दो एटम जब आपस में मिलते हैं, दो एटम जब आपस में बच्चों मिलते हैं तो बॉन्ड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, वो उसकी अपनी कंडीशन होती है, ठीक है। तो बॉन्ड जब बनता है वो उनकी मजबूरियां होती है, कंडीशन होती है, और कंडीशन ये होती है कि कोई भी एटम है, दो लोग, वो दोनों अपने आप को स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल होने के लिए बच्चों वो क्या करते हैं, उनकी स्टेबिलिटी क्यों खराब हो जाती है, या तो उनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं या इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा है आपसे पूरी बच्चों क्लियर बात है, बहुत ही मैं प्यार से, ठीक है, आराम से बताना चाहूँगा कि सर कोई भी एटम है, मैं हूँ तो मैं परेशान होगा, या तो मेरे पास ज़्यादा पैसा आएगा, कहाँ रखूँ क्या रखूँ, तो परेशान होगा, दिन रात की चेन, या मेरे पास खाने को पैसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो परेशान होगा। लेकिन सर मैं स्टेबल हो जाऊँगा, ठीक है ना, जब भी मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा होगा या मेरे पास कम होगा, ये मेरे पास हो जाए। और इसके लिए मैं क्या करता हूं बच्चों, दूसरे एटम से रिलेशन बनाता हूं, ठीक है ना। कुछ मेरी मजबूरियां हैं, जैसे मैं शादीशुदा हूं तो मेरी शादी हुई है, तो कुछ मजबूरियां होंगी जो काम जो है दूसरे से, तो हम लोगों में क्या हुआ, एक बॉन्डिंग बनी है। क्या बनी है, बॉन्डिंग बनी है, ठीक है ना। तो यही बॉन्डिंग को पूरा करने को हम केमिस्ट्री में बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। एक्चुअल में बॉन्ड नाम की केमिस्ट्री में बच्चों बॉन्ड नाम की चीज़ है, लेकिन दुनिया में बॉन्ड नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बॉन्ड एक एक्चुअल में फोर्स होता है, एक्चुअल में बॉन्ड एक फोर्स होता है। और जब दो लोग आपस में अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, मतलब मिलते हैं, ठीक है ना, तो बच्चों वो एक फोर्स, कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। समझना बच्चों, यहीं से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होते हैं। तो ये क्या है बच्चों, अट्रैक्शन फोर्स है। एक्चुअल में बॉन्ड नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तो केमिस्ट्री में बॉन्ड दिखाते हैं, केमिस्ट्री में हम डंडे दिखाते हैं ऐसे करके, ये कि एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, बन गया बॉन्ड। बच्चों बॉन्ड नहीं, एक अट्रैक्शन है। अब बस ये अट्रैक्शन कभी ज़्यादा होता है, जब ज़्यादा बॉन्ड होते हैं तो ज़्यादा अट्रैक्शन बोलते हैं, कम बॉन्ड होगा तो कम अट्रैक्शन। बस कुल मिला के केमिस्ट्री में इसका नाम बॉन्ड बोला गया है। एक्चुअल में हमारा एक ये अट्रैक्शन है। क्या हुआ भाई, तो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन टू एटम। तो सर दो एटम के बीच का जो अट्रैक्शन होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन बोलते हैं, बॉन्ड का बंधा बोलते हैं, या केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। और जब भी दो लोग आपस में मिलते हैं तो सर मेरे पास भी एकदम एनर्जी भरी हुई है, दूसरे सामने वाला जिसके साथ में रिलेशन है उसके पास भी ये, दोनों ही बच्चों एकदम एनर्जी वाले हैं। कोई इधर भाग रहा है, एनर्जी होगी तो क्या होगा बच्चों, ज़्यादा हाथ पे हिलाएगा ये, तो क्या बताइए, दोनों में आपस में बनेगी, कभी नहीं बन सकती। उसके लिए क्या करना होगा आपको, जब भी दो लोग आपस में मिलते हैं तो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, रिलीज। मतलब ये तो हमारा केमिस्ट्री का भी रूल है कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कॉम्बिनेशन बॉन्ड बनता है, तो एनर्जी रिलीज होती है। दो एटम आपस में नज़दीक में आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। और जब तोड़ना होता है तो भैया किसी चीज़ को तोड़ना है तो एनर्जी देनी होगी। तो ये एक तरीका है, एक एनर्जी निकलना, और एक है बच्चों, एक टाइप है एनर्जी लेना। तो जब भी दो लोग आपस में नजदीक आते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी का रिलीज होना क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक। बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही है। तो दो एटम आपस में मिलते हैं, और जब उन्हें आपस में मिले हुए एटम को तोड़ते हैं तो क्या होगा बच्चों, एनर्जी निकलेगी, उल्टा होगा, ठीक है ना। आप तो सर ये क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है ना।
अब बेटा बात ये आती है सर ये जो बॉन्ड होते हैं ये कैसे बॉन्ड होते हैं, कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं। तो याद रखना बच्चों, जो हमारे केमिकल बॉन्ड होते हैं ये हमारे दो टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक हमारा होता है बच्चों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बहुत बच्चों आसानी से पढ़ाऊंगा बोल लो, ठीक है ना। बस थोड़ा थोड़ा बेसिक मजबूत करते आना और जहाँ दिक्कत हो पूछते आना। और दूसरा है हमारा वीक बॉन्ड। एक हमारा बच्चों होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक होता है हमारा वीक बॉन्ड। अब सर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब सर बॉन्ड नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता, मैंने पहले बोला। बॉन्ड का तो एक फोर्स है। तो एक हमारा इस टाइप से एक अट्रैक्शन जो होगा वो एक ज़्यादा वाला होगा, ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा, एक कम लग रहा होगा। बॉन्ड का मतलब क्या है सर? अट्रैक्शन, फोर्स। और फोर्स जब ज़्यादा मजबूत होगा तो सर वो हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहलाया। क्योंकि बॉन्ड का मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि आज से डरना मत कि बॉन्ड क्या है, बॉन्ड एक अट्रैक्शन है। और सर आपको पता है केमिस्ट्री फिजिक्स में रियल है। जैसे हम बात करें फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बच्चों वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है फिजिक्स का, और ग्रेविटेशन जो है बच्चों वीक फोर्स है। ऐसी बच्चों वही फोर्स को हम केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे? बॉन्ड बोलेंगे। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बॉन्ड और ग्रेविटेशन बॉन्ड टाइप का मतलब। तो सर एक्चुअल में क्या वो एक हमारे फोर्स है, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। जैसे हम केमिस्ट्री फिजिक्स में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स और या वीक फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बच्चों कौन कौन से हमारे बॉन्ड आते हैं? और बच्चों मैं भी बताऊं कि इसमें भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होता है वो आपका आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड के बाद उससे थोड़ा सा कम होता होगा मतलब होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके बाद लास्ट है बच्चों मेटेलिक बॉन्ड। यदि आपको मैं इसको आगे भी बच्चों बताएंगे क्योंकि हमें एक चैप्टर में ख़त्म नहीं करना और बहुत सारी चीज़ें होती हैं दूसरे चैप्टर में पढ़नी होती हैं। क्योंकि ये जो बॉन्ड है बहुत सारे मेटेलिक बॉन्ड आपको डी एंड एफ ब्लॉक में मेटल मिलेगा, वहाँ बताया जाएगा। ये पहले परेशान ना होना। लेकिन सर इसमें भी क्या है, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होता है वो आयनिक, उसके कम कोवैलेंट, उससे कम कोऑर्डिनेट, उसके बाद मेटेलिक। सबसे ज़्यादा आपका आयनिक बॉन्ड ये स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है ना। मैंने आपको इसलिए ऑर्डर में भी लिख दिया। यहाँ पे बच्चों वीक में आपके बहुत सारे होते हैं। जैसे आपका है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब आपका हाइड्रोजन बॉन्ड ये आपका एक वीक बॉन्ड की कंसेप्ट आता है। दूसरा जैसे मैं बात करूँ वंडरवाल, ठीक है ना। अब इन सबको जो बात यहीं पर हम बात करके इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया कि ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आती रहेंगी। और अभी घबराना मत कि सर आपने तो इसको पढ़ा के मतलब बताया और छोड़ दिया बच्चों। हाँ बस आज इंट्रोड्यूस करूँगा, आज मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया ईमानदारी से। आप एक महीने बाद देखना कि आप फेल ना हो जाए कि यार इमरान मतलब ये शकल जो अजीब अभी लग रही होगी, ठीक है ना। ये जो चीज़ ये अपनापन ना लगे कि यार ये फैमिली मेम्बर है हमारा, ठीक है ना। ये हमारे बारे में बहुत सोचता है, ठीक है ना, ये फैमिली मेम्बर है। तो बच्चों कहना तो ऐसे ही है कि सर मैंने आज इंट्रोड्यूस किया है तो कल मैं जरूर इसको यूज बताऊंगा। ऐसा नहीं कि आज बताया कल नहीं बताया, कल जरूर बात करेंगे। अभी बस काम की बात, हमें कहाँ ले जाना है वहाँ पे पहुँचना है मकसद। तो सर सबसे ज़्यादा यदि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में भी बात करें तो हमारा आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है ना। चलिए सर ये वाली बात आपकी समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी। इसमें भी बच्चों हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब बच्चों बात करें सर कि आपने ये तो बताया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग या कैसे आयनिक होगा या कौन सा हमारा जो है कोवैलेंट। हाँ ये बात हम आगे भी करेंगे, ठीक है, अभी भी करेंगे। लेकिन अभी हमारा टॉपिक आज जो हम लेके आए हैं बच्चों वो आयनिक बॉन्ड लेके आए हैं। हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। अब मैंने आपसे बताया कि आयनिक बॉन्ड जो है आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, और मैं आपको बताऊं आज मैं आपको इस आयनिक बॉन्ड की हेल्प से बच्चों देखो, इस आयनिक बॉन्ड की हेल्प से मैं आपको 8 टॉपिक क्लियर कराऊंगा। कितना आपको पढ़ना बच्चों क्या है, बस खाली
एक पेज देखना है और आपके जो टॉपिक क्लियर होंगे 8, और वो टॉपिक आपके केमिकल बॉन्डिंग, पी एंड डी एफ, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, हर जगह काम आएंगे। हर साल आपको वहां से कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिखाई देता है, और ये 8 टॉपिक, 8 से 9 टॉपिक आपके आयनिक बॉन्ड का कंसेप्ट क्लियर करेगा। और लेकिन इसको हमें थोड़ा सा आराम से समझना होगा कि सर एक्चुअल में क्या आयनिक बॉन्ड है क्या। तो बच्चों मैंने आपको पहली कोशिश करी थी, आयनिक बॉन्ड सर हमारा जो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये तो लड़ाई सर किसकी है, ये तो लड़ाई केमिस्ट्री और फिजिक्स की है। हमें क्या करना है, हमें तो सर नंबर बढ़ाना है। सर आज से हमें बोलना है कि सर लड़ाई किसी की भी हो भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स वो अलग अलग सब्जेक्ट जरूर हैं, लेकिन सर हमें क्या मतलब, हमें थोड़ी लड़ना है। हमें तो ये समझना है कि दोनों ही भाई भाई हैं, दोनों ही एक रूप है, बस इनने नाम बदल दिया है। आज से सर यही अजर सर वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप क्या समझोगे, आयनिक बॉन्ड समझोगे। हमारे अजर सर और हमारे क्या अलग है, कोई नहीं, एक ही बात है। तो सर यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, आपका आयनिक बॉन्ड है। अब बेटा बताइए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो F होता है, देखिए भाई कितनी आसानी से हम लोग निकाल के ले जाएंगे। यही F जो होता है वो होता है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। बोलो हाँ या ना। लेकिन आपको पता है कि केमिस्ट्री में तो सर हम लोग कभी न्यूमेरिकल को इनऑर्गेनिक में सॉल्व भी नहीं करते, ठीक है। हमारा या तो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, हम ऑर्डर निकालते हैं खाली, हमारा इनऑर्गेनिक पूरा खत्म हो जाता है इसी पे। तो सर हाँ बस ठीक है। तो बेटा ऊपर क्या है बेटा, तो देखो ऊपर जो है Q1 Q2 ये हमारा है चार्ज, और नीचे क्या है बेटा, नीचे है हमारा, बोलो भाई, साइज। तो कुल मिला के बस हमें तो केमिस्ट्री में यही चलना है, चार्ज साइज, चार्ज साइज, चार्ज साइज। तो बच्चों बताइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, चार्ज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, साइज के। यही केमिस्ट्री में चलना है। और मैंने आपसे बार बार कहा है कि जो आयनिक बॉन्ड है वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। यह लिख दिया। तो बेटा बताइए, आज से आप क्या बोलोगे कि सर आयनिक बॉन्ड बोल दे, हम बुरा तो नहीं लगेगा। सर नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लगेगा। तो आयनिक बॉन्ड आज से जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q1 Q2 अपॉन R²। तो सर हम बोल देंगे Q1 Q2 मतलब चार्ज, और ये नीचे क्या है, साइज। हमें क्या मतलब, स्क्वायर लगा दो या ना लगा दो, इनवर्स तो इनवर्स ही होता है। तो आप परेशान मत होना कि स्क्वायर लगाए तो आप भी लगाइए, अरे भाई वो घटेगा तो या घटेगा ही, ठीक है ना, कम से घटे या ज़्यादा से घटे, लेकिन घटेगा। तो सर आज से हमारा आयनिक बॉन्ड का फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा चार्ज अपॉन साइज, चार्ज अपॉन साइज। बच्चों देखते जाना कितना मजा आता, कितना मजा आने वाला है। अब बेटा कुछ बातें ऐसी हैं कि सर आयनिक बॉन्ड को पहचाने कैसे, ये तो चलो ठीक है, आपने बता दिया कि आयनिक बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज अपॉन साइज। लेकिन होता क्या है ये तो बताइए, कैसे पहचाने कि हमारा आयनिक बॉन्ड है। हाँ सर ये बात तो बिल्कुल सही है। तो याद रखना बच्चों, आयनिक बॉन्ड को पहचानने के लिए आपको यही लिखना है स्टार्टिंग में ही कि जब भी आपका आगे वाला आपका मेटल, मतलब एक मेटल किसी भी कंपाउंड में और एक नॉन मेटल, ये बच्चों बेसिक है, ठीक है ना, हमें कोई मतलब नहीं। सर आप ना नंबर बढ़ाते रहिए, काम बढ़ाते रहिए, काम बच्चों हमारा काम आसान करते रहिए, हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो बेसिक बच्चों बस याद रखना कि आगे वाला मेटल और पीछे वाला नॉन मेटल है तो वो हमारा कहलाएगा आयनिक। और दूसरा सर जो आयनिक बॉन्ड होता है वो होता है कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब दो एटम में सर एक इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए दूसरे वाले को अपना इलेक्ट्रॉन दे दे तो वो क्या कहलाएगा, कंप्लीटली ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। उसी को हम आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। बस समझा दूंगा बच्चों कैसे, लेकिन आपको लास्ट में तो पहचानना ही है। तो याद रखना आगे वाला मेटल और पीछे वाला नॉन मेटल इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड, ठीक है ना, इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। बेटा टाइम कितना हो गया है, ठीक। तो सर ये हमारा क्या है, ये पहचान है हमारी आयनिक की। इसके बाद बेटा जैसे बात करूं बेटा दूसरा कि कभी भी हमारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव
एलिमेंट, एटम बोले एटम। तो सर पहचान तो हमारी ये है, और सर ये है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ना, तो किधर से किधर होगा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे बेटा हाई इलेक्ट्रिक नेगेटिव टू लो नेगेटिव, सॉरी लो नेगेटिव टू हाई नेगेटिव, ठीक है। जैसे मैं आपसे कह दिया Na और Cl, तो बच्चों बताइए NaCl कैसा हमारा कंपाउंड है। यदि NaCl बनाएंगे तो सर आगे वाला मेटल, पीछे वाला नॉन मेटल। नॉन मेटल आप पहचानते होंगे बच्चों, जो हमारे 16, 17, 18 इधर साइड में जितने भी हमारे ग्रुप में एलिमेंट आते हैं वो नॉन मेटल, इधर साइड सारे के सारे मेटल। मैं लिखा दूंगा, एक दिन परेशान मत होना, अभी इतना समझना कि ये नॉन मेटल है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ठीक है। अब बच्चों तीसरी बात आनी चाहिए, ठीक है। अब बताइए इनमें से सर कौन नेगेटिव कम है, तो सर इसके ऊपर तो प्लस आता है, इसके ऊपर माइनस। तो जब ये वाला इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास सर लास्ट वाले सेल में कितने, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो बात वहीं से आगे इलेक्ट्रॉन, और जब तक हमें इलेक्ट्रॉन नहीं पता तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो सोडियम के पास एटॉमिक नंबर होता है 11, और तो इलेक्ट्रॉनिक कौन से करेंगे 2,8,1। इसका होता है बच्चों 17, 2,8,7। ये भी परेशान है, ये भी परेशान। क्यों परेशान, क्योंकि हर इंसान अपने आप को, हर एटम अपने आप को ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए इसको दे देता है। अब ये भी खुश और ये भी खुश। अब इस खुशी के बाद कुछ तो चेंजिंग हुई होगी, तो देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो ये हो गया Na+, और इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, भाई कुछ तो चेंजिंग आई होगी। तो सब पहले Cl था, अब Cl- हो गया, तो ये क्या कहलाएगा आपका एक आयनिक बॉन्ड। तो वही बोला कि जब भी आपका कोई भी एटम लो इलेक्ट्रोनिटी टू हाई इलेक्ट्रोनिटी की ओर जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, यही हमारा आयनिक बॉन्ड होता है। अब देखिए सर इस आयनिक बॉन्ड के से हम आज कितने टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, ये देखिए सर। तो देखिए पहला टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड। पहला टॉपिक है बच्चों कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड पे, उड़ा देना कि सर हमारे सर ने तो बताया 8 टॉपिक हमें याद करना, बस बच्चों टॉपिक याद रखना कि कौन कौन से टॉपिक है। दूसरा है बच्चों लैटिस एनर्जी। सर ये तो सुना है, इस पे तो बहुत क्वेश्चन आए। हाँ बच्चों ये वही टॉपिक है जिस पे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। तीसरा बच्चों है हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। चौथा है बच्चों हाइड्रेशन रेडियस, हाइड्रेशन रेडियस। तो बच्चों ये 4 टॉपिक 4 हो गए ना। इसके बाद बच्चों कभी भी हाइड्रेशन रेडियस आ जाए या आइंस ऑफ हाइड्रेशन आ जाए, ठीक है, या हाइड्रेशन आइंस आ जाए, एक ही बात है, मतलब साइज पूछे, साइज ऑफ हाइड्रेशन आइंस क्या होते हैं बच्चों, मैं डेफिनेशन समझाऊंगा, सबको समझाऊंगा। लेकिन देखिए मैंने आपसे कहा कि पहले हमें नंबर बढ़ाना है। आज से ये डायलॉग याद रखना है कि हमें तो सर नंबर से मतलब है, आप नंबर बढ़वा दीजिए हमारे बस कैसे भी। तो सर ये 4 टॉपिक हम याद रखेंगे एक साथ कि 4 टॉपिक ही है। इसके बाद बच्चों 5वां टॉपिक बात करें, 2 टॉपिक हमारा है, एक आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी, ठीक है बच्चों, ये फिजिकल केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत काम आता है। एक हमारा है बच्चों कंडक्टिविटी, ठीक है, ये भी बच्चों हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत काम आता है। इसके बाद बेटा बताइए कितने हो गए बेटा, इसके बाद बच्चों 2 टॉपिक और हैं, उसको मैं बाद में बताऊंगा। तो पहले ये 4 टॉपिक का कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए बोल देना कि सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज अपॉन साइज। बच्चों इसी बात पे क्लैपिंग, क्या, क्योंकि सर 4 टॉपिक एक ही उसमें आपने समझा दिया कि सर ये कभी भी 4 टॉपिक आ जाए, होते क्या है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब पता रहेगा सर। अभी आप बस आपको अपनी एनर्जी एकदम हाई कर लेनी है और कहना है सर ये स्टार्टिंग के 4 टॉपिक आपके कहने से याद कर लेंगे लगातार, और सभी का आंसर होगा चार्ज अपॉन साइज। सर आयनिक मोबिलिटी और कंडक्टिविटी आ जाए, क्योंकि सर टाइम भी कम है। अब मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि सर कैसे पढ़ाएंगे, कैसे सर हमें नंबर बढ़ाना है, कैसे नंबर बढ़ेंगे, आप कैसे नंबर बढ़वा सकते हैं इस चीज का। आयनिक मोबिलिटी और कंडक्टिविटी आ जाए, कंडक्टर, तो सर इस उल्टा कर लो बच्चों, याद तो वही रहेगा, साइज अपॉन चार्ज, साइज अपॉन चार्ज। देखिए बच्चों यही आपका चार्ज अपॉन साइज आपकी जिंदगी बनाएगा। आपके 4 टॉपिक ये क्लियर हो गए, इसी को पलट देंगे 2 उसमें, तो ये क्लियर हो गए। इसके बाद
नेक्स्ट बच्चों, कोवेलेंट कैरेक्टर। ओ सर, ये वाला टॉपिक भी इससे क्लियर होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल बच्चों, ऐसे ऐसे आपके लिए कंटेंट लेके आना है कि सीधे सीधे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधे उड़ा देना है। कोवेलेंट कैरेक्टर एंड पोलराइजिंग पावर। सर इसके लिए तो बड़े परेशान रहते थे। कुछ नहीं है बच्चों, सारा का सारा एक ही कंसेप्ट है, पोलराइजिंग पावर। और ये दोनों टॉपिक बच्चों हमारा एक ही क्लियर करेगा, ठीक है। अब क्या है सर, इसका क्या है? तो बच्चों पहले बता दूं, इसको हम बोलते थे फेजांस रूल। फेजांस रूल, फेजांस रूल, ठीक है ना। ये वही फेजांस रूल के हेल्प सॉल्व होते हैं। अब बेटा बताइए, हमने आपसे बोला कि आयनिक बॉन्ड, सब कुछ तो याद रखना है। आयनिक बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। यहां पर भी बच्चों की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। कुछ तो अलग अलग है, तभी सर आप अलग अलग बता रहे हो। तो यदि हम चार्ज की बात करें तो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज लेना है। दूसरा, यदि हमारी चार्ज से बात नहीं बन रही है तो बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। लेकिन सर यहाँ पे साइज तो आ रहा है, लेकिन कुछ तो मसला होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटाइन। बच्चों ये वाली बात बहुत अच्छे से समझनी है कि सर साइज ऑफ कैटाइन आए तो कोई मसला नहीं, इनवर्सली आएगा। लेकिन 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 यदि सर मजबूरी में कभी हमें साइज ऑफ एनाइन पर जाना पड़े, मजबूरी में कभी हमें साइज ऑफ एनाइन पर जाना पड़े, साइज ऑफ एनाइन पर जाना पड़े, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनाइन। बच्चों परेशान मत हो, अभी लिख लो, सब मैं याद करवाते हुए रहूंगा, ये वादा। क्योंकि केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में कोई चीज आज आई है तो गारंटी से कल यूज हुई है, यदि कल भी आई है तो परसों यूज हुई है, और ये सर प्रोसेस चलता रहेगा, चलता है। इनऑर्गेनिक में बच्चों ऐसी होता है, और ये सब चीजें हमें हलवा लगती है, हलवा। बस क्या है, हमारे प्रैक्टिस में नहीं आता, कोई ऐसा नहीं मिलता समझाने वाला जो हमारी पुरानी चीजों को हमारे दिमाग में पूछे, फील कराए, याद कराए। तो सर आप परेशान मत रहना, उसके लिए मैं हूं। तीसरी बच्चों देखो सिमिलरिटी वही आ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाए तो साइज, लेकिन साइज ऑफ कैटाइन। यहां पर बच्चों कोई कैटाइन एनाइन नहीं, सभी के लिए आपका सेम, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनाइन। एक टॉपिक बच्चों आप बताइए कितने टॉपिक क्लियर हुए आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने कहा था 8 टॉपिक क्लियर। एक सबसे सर बड़ा टॉपिक, और सर इस साल का आया हुआ क्वेश्चन, थर्मल स्टेबिलिटी। मतलब किसी भी सब्सटेंस को जब आप हीट करोगे या टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सर उसके अंदर कितनी स्टेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी। और याद रखना बच्चों, इसको हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे, इसको धीरे धीरे हम समझेंगे, याद करेंगे। बस मैं आपका लिखा दे रहा हूं क्योंकि कंटेंट जरूर करना है पूरा, ठीक है। तो सर जब भी आपकी थर्मल स्टेबिलिटी आ जाए तो आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व करोगे। तो पहला ये देखोगे क्या वो कंपाउंड हमारा कोवलेंट है। अब सर ये कोवलेंट कंपाउंड कहाँ से आ गया, आपने तो आयनिक पढ़ा था। हाँ लिखिए सर, बस यही है केमिस्ट्री में, और ये कोवलेंट कंपाउंड जिंदगी भर चलेगा। दूसरा सर क्या वो हमारा आयनिक कंपाउंड। सर आयनिक कंपाउंड तो हम पहचान लेंगे, आयनिक कंपाउंड तो हम पहचान लेंगे, कोवलेंट कंपाउंड कैसे पहचानेंगे? अरे भाई मैं हूं ना। तो याद रखना बच्चों, जब हमारा आगे वाला भी मेटल नॉन मेटल और पीछे वाला भी हमारा नॉन मेटल, जब मेरे प्यारे बच्चों आगे वाला भी नॉन मेटल और पीछे वाला भी नॉन मेटल, तो बोल देना सर वो कोवलेंट कंपाउंड है। और सर आपने अभी अभी तो बताया, बस यही तो है, ये बार बार आएगा और अपने आप याद हो जाएगा, इसलिए ज्यादा परेशान मत होना बच्चों, इससे आसान सब्जेक्ट कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब भी हमारा बच्चों कोवलेंट बॉन्ड आ जाओ, डायरेक्ट बच्चों देखिए यहां से, ये नहीं कि खाली मैंने आपको थर्मल स्टेबिलिटी सिखाई है, मैंने आज आपको कोवलेंट कंपाउंड पे क्वेश्चन सिखा दिया कि कभी भी कोवलेंट कंपाउंड आ जाए तो कैसे पहचानना है। तो आगे वाला यदि नॉन मेटल तो कोवलेंट कंपाउंड, यदि आगे वाला मेटल तो भाई आपका आयनिक कंपाउंड। तो सर कोवलेंट कंपाउंड हो तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? थर्मल स्टेबिलिटी TS इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड एनर्जी जो होती है बच्चों वो बॉन्ड लेंथ की उल्टी होती है। सर आपने बॉन्ड एनर्जी तो पढ़ाई नहीं, कोई बात नहीं, हूं ना तभी तो बता रहा हूं ना, हूं ना तभी बता रहा हूं बच्चों, जब मैं मौजूद हूं तभी बता रहा हूं, तब मैं सिखा के रहूंगा, परेशान नहीं होना। कोई भी पॉइंट आपका ऐसा नहीं है, जब मैंने आपको एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से स्टार्टिंग करी तो ये तो बहुत बड़ी बात है, इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूं। इसके बाद भाई बात करें भाई आपकी बेटा
आयनिक की, तो आयनिक में भी बच्चों 2 पार्ट में डिवाइड। बस आप आज कंटेंट लिखो और इसको जल्दी से जल्दी बच्चों याद करो, बस इतना काम आपको अपना काम करना है। तो सर हमारा मॉलिक्यूल्स, या तो हमारा मॉलिक्यूल्स मोनो एटॉमिक हो सकता है तो उसके लिए अलग है, और बेटा ये पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक कंप्लीट करवा रहा है, या हमारा बच्चों पॉली एटॉमिक हो सकता है। पॉली एटॉमिक और मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है? पॉली एटॉमिक आइंस, पॉली एटॉमिक आइंस, और ये मोनो एटॉमिक आइंस। पॉली एटॉमिक आइंस का मतलब होता है कि जो ऐसा आइंस, ठीक है, जो खाली एक आपका एक बच्चों से बना हो, ठीक है, एक हमारे एटम से, जैसे हमने बोला F-1 एक एटम से बना हुआ है। जैसे बच्चों हमारा बोला N, अब N की शादी किसी से कराएंगे बच्चों तो वो आपका क्या कहलाएगा? मोनो। जैसे आपका Cl, ठीक है, तो ये सारा का सारा, जैसे आपका O, तो ये सारा का सारा बच्चों क्या है? मोनो एटॉमिक, एक एटम वाले आइंस। पॉली में तब समझ में आ जाएगा सर, पॉली मतलब एक से ज्यादा आइंस वाला। जैसे CO3, ये बच्चों आइंस है और इसमें एटम कितने? 3, तो सर एक से ज्यादा एटम होंगे तो वो पॉली कहलाएंगे। जैसे बच्चों SO4 क्या कहलाएगा आपका? पॉली। अब बात आती है कि इसकी समझ में आ गया सर, कर तो नहीं सकते क्योंकि हमें नहीं पता बॉन्ड रही, कोई बात नहीं है। इसकी बात करिए सर, तो याद रखना बच्चों, थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी तो बच्चों आपको आती ही होगी। थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी मैंने अभी बताया कि जो आपको याद करना। देखो आगे बात, चार्ज अपॉन साइज। नेक्स्ट बच्चों, थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजिंग पावर। तो ये टॉपिक भी बच्चों इसी से कवर हो रहा है। क्यों? क्योंकि लैटिस एनर्जी भी हमने सीखी है और पोलराइजिंग पावर भी हमने इससे ही सीखा है। बोलो भाई बात समझ में? तो ये चार्ट आपको थोड़ा सा समझना है कि थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है बच्चों वो हमारी 2 टाइप की होती है। एक हमारा कोवलेंट कंपाउंड देखना है, एक हमें बच्चों देखना है आयनिक कंपाउंड, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड में होता है थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एनर्जी। आयनिक कंपाउंड में बच्चों मोनो एटॉमिक और डायएटॉमिक, मोनो एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक। मोनो एटॉमिक बच्चों मतलब ये याद रखना, एक एटम से बना हुआ आयंस। पॉली मतलब एक से ज्यादा का। मोनो एटॉमिक में थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी, और बच्चों पॉली एटॉमिक में थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजिंग पावर। अब बताओ कोई बंदा 1 घंटे में नो टॉपिक, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसमें आपको दिक्कतें होती हैं वो करा रहा है, और इसको बार बार इसकी भी गारंटी ले रहा है कि मैं आज आपको बता दिया क्योंकि क्रेज कोर्स से बच्चों थोड़ा सा हमें कंटेंट ज़्यादा लेके चलना है कम टाइम में, तो बेटा थोड़ा सा आपको थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। मुझे भी टाइम को देख के तक उसको कराना पड़ेगा, तो इसलिए भैया मैंने कोई कंटेंट दिया, लेकिन इतना नहीं है कि ये इसको बच्चों आप 1 वीक के अंदर आराम से याद करना, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है, आराम से आप इसको याद करेंगे। इट इज़ द मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। अब मैं इसको दिखा देता हूँ मैंने आपको आज क्या पढ़ाया। तो बच्चों कुछ इतना ज़्यादा बेसिक मतलब वो नहीं है कि जिससे आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है। तो ये बच्चों कुछ कंटेंट है, मैंने आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, बॉन्ड कैसे बनता है, कितने टाइप के आपके बॉन्ड होते हैं, और आयनिक बॉन्ड आज मैंने टॉपिक क्लियर करा। और ये टॉपिक आपको 9 टॉपिक लेके चला रहा है, और 9 टॉपिक कोई भी एसपीडीएफ पूरी केमिस्ट्री के 9 टॉपिक कहीं पे भी जिंदगी में आ जाए आप उड़ा के लगा देना, लेकिन ये कंटेंट है आपका, ठीक है। आप इसको करना, लेकिन जल्दी से मैं आपको क्वेश्चन लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सर अब ये दिखाई तो पता तो चले कि हम कर सकते हैं नहीं। तो देखो भाई इस साल का ही आपका पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, इस साल का बच्चों आपका पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। देखो मेरे पास टाइम थोड़ा सा बहुत कम है, तो इस साल में बच्चों पूछा गया क्वेश्चन बीटेक 2025, मैंने आपसे कहा था कभी धोखा नहीं मिलेगा। पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट थर्मल स्टेबल, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आया है, थर्मल स्टेबिलिटी। अब मेरे प्यारे बच्चों बताइए ये जो कंपाउंड दे रहे हैं ये कैसे कंपाउंड है, BeCO3 या आपका SrCO3, ये किस टाइप के कंपाउंड है, CaCO3,
जरा जल्दी से उड़ा दी बच्चों, आंसर बताइए, या MgCO3। मेरे प्यारे बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन ये नहीं है कि थर्मल स्टेबिलिटी आपको बताना है, पहला आपका क्वेश्चन ये है कि बताइए इनमें से कौन सा आपका आयनिक कंपाउंड, कौन सा आपका कोवलेंट या आयनिक है। तो बच्चों सारे के सारे कैसे आयनिक, क्योंकि सर आगे वाला क्या है, मेटल, और यदि आगे वाला मेटल है तो आयनिक है। अब बेटा बात ये आती है सर आयनिक तो है, तो थर्मल स्टेबिलिटी में आयनिक कंपाउंड के भी दो पार्ट होते हैं, एक मोनो आयनिक, एक आपका पॉली आयनिक। तो बच्चों बताइए कैसा आयन से बना हुआ है, ये वाला पीछे वाला देखना है बच्चों, तो सर ये पॉली से बना हुआ है, एक से ज्यादा वाला, और एक से ज्यादा आयन से बना होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजिंग पावर। ठीक है, हो सकता है बच्चों कि थोड़ा सा आपको टाइम लगे समझने में, लेकिन आप देखना, पीछे देखना और कहना कि हाँ बंदा ऐसे ही बता रहा था, थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजिंग पावर, मतलब जिसकी पोलराइजिंग पावर कम होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन वैसे ही पूछ रहा है लिस्ट, तो सर जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो कुल मिला के आपको पोलराइजिंग पावर ज्यादा बताना है, कुल मिला के आपको पोलराइजिंग पावर बताना है। अब पोलराइजिंग पावर क्या था, फेजांस रूल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटाइन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनाइन। ये बच्चों बात याद रखनी है, याद रखनी है, ठीक है ना। तो बेटा बताइए हमारा CO3 तो सबका कॉमन है, ठीक है। हाँ एक बात रखना बच्चों सब में, ठीक है ना, जितने भी ये टॉपिक हैं, जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं, सब में सबसे पहले जो आप चेक करोगे, जो भी आपको थर्मल स्टेबिलिटी निकालनी है, लैटिस एनर्जी निकालनी है, हाइड्रेशन एनर्जी निकालेंगे, ये सभी के लिए है। पहले चार्ज चेक करना है, ये बात लिख लेना बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट। इन सबसे बड़ी इंपोर्टेंट बात ये है, पहले चार्ज चेक करना है फिर साइज, यदि काम नहीं बनना फिर साइज, पहले चार्ज फिर साइज, ठीक है ना। जल्दी से बच्चों क्वेश्चन, क्योंकि हमारे फिजिक्स वाले सर इंतजार कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ तो करा के तो जाऊंगा, ठीक है, 5-10 मिनट उनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा, सॉरी बोल दूंगा, लेकिन ये सब कुछ आपके लिए है। तो कुल मिला के बात ये है कि बेटा बताइए कि हमें क्या करना है, जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा उसकी लैटिस एनर्जी, थर्मल स्टेबिलिटी कम, और आपको कमी पूछनी है तो पोलराइजिंग पावर। तो बेटा बताइए आयंस देखिए, तो बेटा देखिए इसके ऊपर भी चार्ज +2, बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है, तो सर सबके चार्ज +2, और सर CO3 का -2, तो सर चार्ज से क्या बात बनेगी, नहीं, बात तब बनेगी जहां डिफरेंस हो, क्या हो, डिफरेंस हो, ठीक है ना। अब डिफरेंस हो तो बेटा फिर जाना है साइज पर। अब बताओ साइज कैसे, तो भाई कैटाइन और एनाइन जानते हो, आगे वाला कैटाइन पीछे वाला एनाइन। तो बेटा बताइए डिफरेंट कौन है, कैटाइन, आगे वाला कैटाइन, याद कर लेना, आगे वाला कैटाइन पीछे एनाइन। अब भाई कैटाइन पे जाना है, कैटाइन क्या है, जिसका साइज ऑफ कैटाइन कम होगा उसकी पोलराइजिंग ज्यादा होगी। अब बेटा बताइए इन सब में साइज ऑफ कैटाइन कम किसका होगा, तो आपको होता है नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, बेटा मांगे कार स्कूटर। इसलिए बच्चों ये ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही कहा कि 1 से लेकर 8 तक ग्रुप, आपको 8 ग्रुप टोटल याद करना है जो 18 में आते हैं। तो सर साइज किसका कम, जिसका साइज कम उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, तो सर बी की साइज कम पोलराइजिंग पावर ज्यादा, और जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी कम। सीखना बच्चों, देखना। तो सर बताइए आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। बोलो भाई समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगातार भाई आपका मैं ऐसा टॉपिक लेके आऊंगा, और पर डे ऐसा टॉपिक लेके आऊंगा बच्चों एक जो आपको नंबर बढ़ाएगा बच्चों, नंबर बढ़ाएगा। मेरा कोर्स कंप्लीट का मतलब नहीं, कोर्स तो अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, नंबर बढ़ाएगा। पूछा है आयनिक मोबिलिटी पूछा है, तो बेटा मोबिलिटी वाला पोर्शन को लिए आयनिक मोबिलिटी वाला, आयनिक मोबिलिटी के साथ साथ क्या था बेटा आपका कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, जिसमें क्या हो जो भी था उसका उल्टा कर देते थे, ऊपर क्या आता था भाई साइज, और नीचे आता था भाई चार्ज। अब बेटा आपको पता है पहले चार्ज देखना है फिर साइज, तो देखिए भाई सब में चार्ज तो सेम है, +1, तो जाना है साइज पर। और बताइए जिसका साइज ज्यादा उसकी आयनिक मोबिलिटी भी ज्यादा, तो बेटा ये कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1। आपको केमिस्ट्री में ग्रुप ही दिखाई देगा, और ग्रुप में ली ना की रब से फरियाद, ली ना की रब से फरियाद। तो बेटा बताइए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन जल्दी उड़ा दीजिए। देखिए बच्चों 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है कोवैलेंट कैरेक्टर। बच्चों अभी कोवैलेंट कैरेक्टर, पोलराइजिंग पावर एक ही बात थी। कोवैलेंट कैरेक्टर क्या कहता है, कोवैलेंट कैरेक्टर कहता है फेजांस रूल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। पहले आप चार्ज देखेंगे, उसके बाद
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज देखेंगे, लेकिन साइज ऑफ कैटाइन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द देखेंगे साइज ऑफ एनाइन। बोलो मेरी बात समझ में आई? तो भाई बताइए, 3 एलिमेंट है, LiCl, NaCl और BeCl2। बोलो बोलो बच्चों, बताओ बात समझ में आई नहीं आई? अब बेटा बताइए, यहाँ पर Cl तो सबका सेम है, हटाइए। बताइए लिथियम का चार्ज कितना होता है? +1, Na का चार्ज +1, B का चार्ज +2। तो बेटा बताइए चार्ज किसका ज्यादा? सर चार्ज बी का ज्यादा, और जिसका चार्ज ज्यादा उसका कोऑर्डिनेट कैरेक्टर ज्यादा। तो सर ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, या तो ये होगा ये होगा, ठीक है। अब सर ये तो पता चल गया, ये इन दोनों बताइए, इन दोनों में चार्ज तो सेम है, तो चार्ज सेम है तो किस पे जाएंगे? साइज पर। और साइज किसका बेटा? तो ये आगे वाला होता है कैटाइन। बोलो मेरी बात समझ में आई? थोड़ा जल्दबाजी में, ठीक है ना। तो बच्चों आप बताइए, जिसका साइज कम उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो बताइए साइज किसका कम? लिथियम, क्योंकि लिथियम ऊपर आता है, सोडियम नीचे। ली ना की रफ से फरियाद, जिसका साइज कम उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो सर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बेटा बताइए, उड़ा सकते हैं ना? उड़ा सकते हैं ना, तो उड़ा दीजिए बच्चों। नेक्स्ट पूछा है हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी। मैंने कहा था बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग बॉन्ड, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, बच्चों ये सारे के सारे हाइड्रेशन रेडियस कुछ भी आए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज अपॉन साइज। और ये बात कभी मत भूलना, पहले चार्ज फिर साइज। तो बेटा बताइए, इन चारों का साइज देखिए, Cl तो सबका सेम ही है, Mg का +2, Ca का +2, Ba का +2, Cr का सर Q2, अरे भाई सेकंड ग्रुप के बेटा, मांगे कार स्कूटर बाप राजी। सही है सर, बात सही समझ में आई। अब देखना है साइज, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कैटाइन या एनाइन जो भी साइज मिले लगा दो। तो सर सी इनका देखेंगे डिफरेंस वाले का, जिसका साइज कम उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। बताइए बेटा, मांगे कार स्कूटर बाप, तो बेटा इसमें कौन कौन है बेटा? बेटा ये तो है ही नहीं है, और कौन कौन? मांगे कार स्कूटर बाप, इन चारों में बच्चों बताइए कौन है? तो सर सबसे कम साइज इसका होगा, हाइड्रेशन एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा LiCl, RbCl, BeCl2 और MgCl2, इन चारों में पूछा है ग्रेटर। सबसे पहले लिखना है ग्रेटर, इधर वाला बच्चों ग्रेटर है और इधर वाला है लीस्ट। और क्या पूछा है? आयनिक कैरेक्टर। याद रखना बच्चों, आयनिक कैरेक्टर जो होगा, आयनिक कैरेक्टर, एक बात याद रखना और ये बात लिख लेना वहां पर, आयनिक कैरेक्टर जिसका ज्यादा होगा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर उसका कम होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उसका कम होगा। क्योंकि सर ऐसा कोई कंपाउंड नहीं होता जिसमें आयनिक कैरेक्टर ना हो और उसमें साथ साथ कोवेलेंट ना हो। आयनिक में कोवेलेंट होगा, कोवेलेंट में आयनिक होगा, ठीक है सर। अब कुल मिला के बात यह है सर, जिसमें कोवेलेंट ज्यादा होगा उसमें आयनिक कम, लेकिन कोई कंपाउंड ऐसा नहीं होगा कि 100% आयनिक हो या 100% कोवेलेंट, जिसमें कोवेलेंट ज्यादा आयनिक कम। तो कुल मिला के हम क्या करेंगे? कोवेलेंट कैरेक्टर निकालेंगे। बात लिख लेना बच्चों, ये बात लिख लेना भाई, कोवेलेंट कैरेक्टर के साथ एक और हमें याद रखना, आयनिक कैरेक्टर की पूछे उल्टा करके पूछे बता देना। तो ठीक है सर, हम कोवेलेंट कैरेक्टर निकालते हैं। तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है इन दोनों बताइए, ये चार्ज कितना है? Cl सबका सेम है, +1, B बेटा मांगे Mg +2। तो बताइए +1 और +2 में किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा? सर कोवेलेंट कैरेक्टर इनका +2 का ज्यादा। अब इन दोनों में भी किस पे देखेंगे? साइज पर। और साइज में क्या है बच्चों? कैटाइन, कैटाइन है ना। तो कैटाइन में जिसका साइज छोटा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। और सर इसका साइज छोटा है तो बी का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, और जो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है वो क्या है? लीस्ट आयनिक। बोलो हाँ या ना। तो लीस्ट आयनिक कौन है? बी। हटाइए बच्चों, हटाइए, ठीक है बी। अब देखेंगे आपका जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो तो ज्यादा किसका है बच्चों? ज्यादा तो हो गया, कम। कम में ये देखेंगे, इनमें तो कम देखेंगे बेटा। तो आरबीओ इसमें भी कम किसका है? तो देखिए जिसका साइज ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम। जिसका, दोबारा सुन लो भाई, अब तो ज्यादा वाला कोवेलेंट कैरेक्टर तो देख लिया, अब कम वाला देखेंगे। और जिसका कम होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो कुल मिला के जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम मतलब लेस। तो बताइए इनमें किसका कम? तो सर जिसका साइज कम होता है। तो सर बताइए जिसका साइज कम उसका ज्यादा, जिसका साइज ज्यादा उसका कम। तो सर इसका साइज ज्यादा है तो मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। ये देखिए जिसका साइज कम उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो सर हमें तो देखना है कम, तो सर इसका साइज ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम, और कोवेलेंट कैरेक्टर कम तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। तो आरबी ऑप्शन नंबर
ये हटाइए 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 बच्चों। नेक्स्ट देखिए भाई, बीटेक 2015, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर। बताइए बच्चों और क्या चाहिए आपको यार, यही तो चाहिए सर, ऐसा टीचर ही तो चाहिए जो हमारा नंबर बढ़ाए। सिलेबस कंप्लीट नहीं, नंबर बढ़ाए, नंबर बढ़ाना यार। बस 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। देखिए पोलराइजिंग पावर, मैं भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इनसे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया बीच में, तो अदर सर परेशान है, लेकिन यार अब मैं चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन लेके आया हूँ तो करा के जाऊँ अपने बच्चों का भला। बच्चों कोई दिक्कत आए ना तो मुझे कमेंट्स करके कह देना कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दिए। लेकिन कंसेप्ट बच्चों सही है, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, सब कुछ वहीं से लगा रहा हूँ। तो बेटा बात यार ये पोलराइजिंग पावर, तो भाई पहले तो आपको चार्ज देखना है कौन कौन है, NaCl, MgCl2 और AlCl3। देखो बेटा तीन ही है, देखो तीन ही है। अब इन तीनों बताइए, सबसे पहले चार्ज देखना है, तो इसका चार्ज कितना है, Na का प्लस Cl, दोनों सबके सेम। दो जो कॉमन होता है वो कुछ नहीं उगाड़ सकता, कुछ नहीं कर सकता, जो दो से डिफरेंस है वही बताएगा कम ज्यादा, ठीक है सर। Na का +1, Mg का +2, Al का +3। आप बेटा बताइए जिसका चार्ज ज्यादा बेटा बताओ, खुद बताओ, वेरी गुड। जिसका चार्ज ज्यादा उसका, बच्चों अब बोलने लगे हो, जिसका चार्ज ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा, तो बेटा सबसे ज्यादा चार्ज इसका है, उसके बाद इसका है, उसके बाद, और यार कितना आसान है, गलत गलत, Al के बाद Mg, वेरी गुड। अरे बाप, तुम लोग तो यार बहुत करना सीखे हो। नेक्स्ट बच्चों, बस शायद ये 1-2 क्वेश्चन और है बच्चों। पूछा है पोलराइजिंग पावर, फिर पोलराइजिंग पावर, अब लिखूंगा नहीं पोलराइजिंग पावर किसकी बेटा, कौन है, एनाइन। क्योंकि देखो बच्चों चार्ज, ओहो चार्ज, तो बेटा पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, और चार्ज सबके अलग अलग है, ठीक है ना। N-3, उसके बाद O-2 और F-1। बताइए जिसका चार्ज ज्यादा, कोई इससे मतलब नहीं है प्लस का या माइनस, चार्ज का नंबर ज्यादा होना चाहिए। जिसका चार्ज ज्यादा उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा, सबसे ज्यादा N3, उसके बाद O, N3O, ऑप्शन नंबर डी। बोलो बच्चों नहीं समझ में आए मुझे कमेंट्स करना, मैं आपको कमेंट्स में बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करके बच्चों, सर से टाइम ले लिया है, सर भी नाराज थोड़े से हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये आपका IIT मेंस के हैं, ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क है, होमवर्क करके आना बेटा, क्योंकि ये हमारे बीटेक के नहीं है, फिर भी आपको, यदि आपको जामिया, मैं तो कहूँगा आप जामिया भी तैयारी करें, ठीक है, वहाँ पे भी आप केमिस्ट्री में 100 लाएंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अदर सर बहुत बहुत माफ़ी, माफ, ठीक।